हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी कंसीडरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जब भी रिएक्टेंट से हमारे प्रोडक्ट बनते हैं तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो हमारा सिस्टम होता है उसकी एनर्जी कैसे चेंज होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब हमारे बनते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी की हमारी जो भी सिस्टम होता है उसकी एनर्जी कैसे चेंज होती रहती है। तो ये सभी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिएक्टेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। अगर रिएक्टेंट्स के पास वो एनर्जी नहीं होती है तो हमारी रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो इसीलिए रिएक्टेंट्स के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी जरूरी है, तभी जाके कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो रिएक्टेंट्स के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि हमारी एक केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाए, तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए तब जाके एक केमिकल रिएक्शन पूरी होती है, तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी की अब डेफिनेशन हम देखें तो क्या हो जाता है, ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तो उसी मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद एक और टर्म आती है ट्रांजिशन स्टेट। अभी स्टूडेंट्स हम पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से इसको पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जब एक रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है तो बीच में एक ऐसी स्टेट आती है जिसकी एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। जिस टाइम पे एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है तो उसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, द स्पीशीज फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी आर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। कि जब हम रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं, जैसे हमारा रिएक्टेंट है उसको रिएक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल। तो हमने रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करवा दी एक्टिवेशन एनर्जी वाली। तो अब रिएक्टेंट किस स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो जो भी स्पीशीज बनती है जब एक रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसी स्पीशीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट का दूसरा नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट को ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। एक दो और चीज़ें पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, उसको भी अभी हम देखते हैं कि एट ट्रांजिशन स्टेट जो भी हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है वहाँ पे हमने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शन में जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उस टाइम पे जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं और नए वाले जो बॉन्ड बनने शुरू होते हैं वो कंप्लीटली बने हुए नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब कुछ पुराने बॉन्ड हमारे टूट रहे होते हैं ट्रांजिशन स्टेट के अंदर और नए वाले बॉन्ड हमारे वहाँ पे फॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन 100% ना तो बॉन्ड एक ब्रेक होता है ना ही 100% एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें पार्शियल रिएक्टेंट की करेक्टरिस्टिक्स होती है और पार्शियल प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स होती है। एक और करेक्टरिस्टिक बात करें हम, ये ट्रांजिशन स्टेट की एक और खास बात क्या होती है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारी रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी की जो स्टेट बनती है उसी को ही तो हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की। तो ये हमने देख लिया कि एक ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और उसकी क्या क्या खासियत होती है। तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी हमने यहाँ पे देख ली है ट्रांजिशन स्टेट की।
तो मैं ट्रांजिशन स्टेट को अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मतलब ये जो दो हमने बात पढ़ी है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट, तो इसको अभी हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक ये ए बी और ये सी। ये हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक ये ए बी है और एक सी है। इनके बीच में आपस में रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हो गया है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है तो ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक होना शुरू हो गया है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। और जो ए और सी है इनके बीच में एक नया बॉन्ड यहाँ से, ए और सी के बीच में नया बॉन्ड यहाँ से बनना शुरू हो गया है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें जो ओल्ड बॉन्ड्स आर नॉट कंप्लीटली ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड। तो ये वो वाला जो बॉन्ड है कंप्लीटली अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। और ए और सी के बीच में जो बॉन्ड है वो भी अभी कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट में जो ट्रांजिशन स्टेट से फिर बनता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होगा, जो ओल्ड बॉन्ड है ए और बी के बीच में ये कंप्लीटली ब्रेक हो गया है और ए और सी के बीच में ये नया बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो गया है। तो इस तरीके से ये दो हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, ए सी और ये बी। तो ये हमने केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया है। तो हमने देखा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बने प्रोडक्ट, लेकिन बीच में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हमारे जो ओल्ड वाले बॉन्ड हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं और नए वाले बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म नहीं होते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बॉन्ड मेकिंग, ये जो बॉन्ड मेकिंग है, बॉन्ड मेकिंग, और ये हमारी क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। जो ओल्ड वाले जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही होती है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी है, ई का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी हमने प्रोवाइड करवा दी है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, ट्रांजिशन स्टेट में। अब ट्रांजिशन स्टेट से हमारे क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो ये क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद अभी हम देखते हैं एनर्जी डायग्राम, या फिर इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है डायग्राम, क्योंकि ये जो एनर्जी डायग्राम है या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये डायग्राम ही हमें पूरी रिएक्शन के अंदर हमारी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में बताते हैं, ये एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम क्या बताता है, एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि जैसे जैसे हमारी केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस हमारे कैसे हो रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन के स्टार्टिंग से और रिएक्शन के एंड तक जैसे जैसे हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है आगे, तो हमारे एनर्जी चेंजेस कैसे हो रहे हैं उस रिएक्शन में। तो उसी एनर्जी चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एनर्जी डायग्राम का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये हमने डेफिनेशन देख लिया है एनर्जी डायग्राम की। अब एनर्जी डायग्राम को हम समझते हैं कि एनर्जी डायग्राम में क्या होता है। तो एनर्जी डायग्राम एक तरह का ऐसा डायग्राम होता है जिसमें वाई एक्सिस पे तो हम लेते हैं एनर्जी और एक्स एक्सिस पे होता है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, कि जब रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है तो एनर्जी हमारी कैसे चेंज हो रही है। तो अभी हम देखते हैं कि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है हमारा आर, आर का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट, ठीक है, और ये है हमारा पी, पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है पूरी, इस पॉइंट पे ये 0 है, तो ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो अब आपको पता है रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनना है तो हमें रिएक्टेंट को क्या देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए, तभी जाके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्टेंट को हमने एक्टिवेशन एनर्जी दी, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी दी, अब देखो ये रिएक्टेंट से इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये पी क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है,
तो अब रिएक्टेंट को जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी दी तो रिएक्टेंट ये यहाँ पे इस तरीके का ये एक पीक बन रहा है। ये पीक किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को। ये जो इस तरह से ये कर्व बनी है, इस कर्व का जो पीक होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है ट्रांजिशन स्टेट। कि रिएक्टेंट को जब हमने एनर्जी दे दी, ठीक है, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, ट्रांजिशन स्टेट में। रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दी हमने, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, ट्रांजिशन स्टेट में। इसी तरीके से ये हमारे रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को हमने कितनी एनर्जी दी, यहाँ से यहाँ तक, ये एनर्जी, इतनी एनर्जी। तो ये एनर्जी हमने रिएक्टेंट को यहाँ तक दी, तो यहाँ पे क्या बन गई हमारी, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब हमारा प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी इस तरीके से यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। अब ये प्रोडक्ट की एनर्जी इनिशियल रिएक्टेंट की एनर्जी से कम भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि रिएक्टेंट को हम जितनी एनर्जी देते हैं, रिएक्टेंट को हम एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल जब एनर्जी दे देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो गैप है, एनर्जी का गैप, रिएक्टेंट की एक्चुअल एनर्जी से और ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है उसका ये जो गैप है यहाँ पे, ये जो गैप आप यहाँ पे देख रहे हो, ये गैप, इस गैप को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम हमने बताया था ना कि जो मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट है वो मैक्सिमम एनर्जी। तो ये जो कर्व है जो हमारी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस कर्व में मैक्सिमम वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो इसी पॉइंट पे कौन रिप्रेजेंट हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसको मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो मैक्सिमम पॉइंट पे जो है ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, और रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम बात पे आते हैं कि जब ट्रांजिशन स्टेट से हमारा प्रोडक्ट बन गया है तो प्रोडक्ट की एनर्जी अब क्या हो सकती है, इनिशियल में जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी उससे कम भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर फाइनली जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी जब हम कंपेयर करते हैं तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो, जैसे यहाँ से प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी होगी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की है, तो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं डेल्टा एच। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो एनर्जी का गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, हीट चेंज कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कि जब हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या बताता है हमें, डेल्टा एच। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, कम है, तो वो वाली जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या होती है, कम होती है, तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम बचेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी क्योंकि कुछ एनर्जी तो बाहर रिलीज हो गई। अब बाहर रिलीज हो गई तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रहेगी, कम। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम रहती है किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है, तो वो वाली जो रिएक्शन होती है वो होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ से ये जो डेल्टा एच की ये जो वैल्यू आएगी, ये एनर्जी हमारी, ये एनर्जी, ये जो वैल्यू है, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम।
तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें भी क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, मैक्सिमम एनर्जी वाली जो स्टेट है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा है एनर्जी डायग्राम कि जब कोई रिएक्शन प्रोग्रेस करती है तो उस रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं। तो उसी एनर्जी चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं एनर्जी डायग्राम या फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अभी तो जो हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी है उसमें हमने ये देखा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस मतलब बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियस है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनी और ट्रांजिशन स्टेट से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। अगर सपोज हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके की है जिसमें पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, रिएक्टेंट के बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाते हैं, बाद में जाके नए बॉन्ड हमारे रिएक्टेंट के अंदर बनते हैं, तब प्रोडक्ट बनता है। अगर क्या होता है, इफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, अगर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियस नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारी रिएक्शन दो स्टेप के अंदर होती है। पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर प्रोडक्ट के अंदर नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये रिएक्टेंट है, हमने सपोज ये वाली रिएक्शन ही ली है, ए बी और सी के बीच में रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा ए सी और बी। सपोज ये रिएक्शन ही हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग एक साथ नहीं होते हैं, साइमल्टेनियस नहीं हो, तो ऐसी रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहले रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, जैसे ये रिएक्टेंट था तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, और फिर ट्रांजिशन स्टेट से फिर हमारे क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट, जिसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो गए हों। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जब रिएक्टेंट के ऐसी स्पीशीज जो कब बनती है, जब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होने से जो स्पीशीज बनती है उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ये रिएक्टेंट था, इसका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसके बॉन्ड ब्रेक होने से इंटरमीडिएट बना, बीच में एक ये ट्रांजिशन स्टेट बनी थी जिसमें ए और बी का ये बीच वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू हुआ था। तो पहले इंटरमीडिएट बनते हैं, जब बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ नहीं होती है तो पहले इंटरमीडिएट बनते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारा ए इंटरमीडिएट है वो सी के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, ए और सी के बीच में इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट बननी शुरू हो जाएगी और इस ट्रांजिशन स्टेट से हमारा प्रोडक्ट बनेगा AC। तो पहले इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट से हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर फाइनली जाके हमारा प्रोडक्ट बना। तो जब बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ नहीं होती है तो ऐसी रिएक्शन दो स्टेप में होती है। तो उन दो स्टेप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू, उसको अभी हम देखते हैं। तो पहले देखिए, ये हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट हमारे क्या थे, जैसे ये हमारा AB था। तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है इसमें क्या हो रहा है, पहली वाली ट्रांजिशन स्टेट में A और B के बीच में इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट क्या बने हैं हमारे A+B यहाँ पे, और ये जो एनर्जी है यहाँ से ये रिएक्टेंट की और ये पहली ट्रांजिशन स्टेट की, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेप, कि पहले वाले स्टेप के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA1 बोलेंगे इसको, EA1। तो ये हमारे पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी थी। AB से हमारा इस तरीके से इंटरमीडिएट बन गया A+B। अब AB के साथ में क्या होगा, A के साथ हमारा C रिएक्ट करना शुरू करेगा इस तरीके से, तो ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में A और C के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और A और C के बीच में जब कंप्लीटली बॉन्ड बन जाएगा तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया AC। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी 2 है, EA2। सेकेंड स्टेप के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ से इंटरमीडिएट से जो जब C रिएक्ट करना शुरू हुआ है तो ये EA2, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेट एनर्जी हम कंपेयर करें,
ये हमारा आर है, आर क्या था ये ए बी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब हम नेट एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा हो तो डेल्टा एच हमारा क्या होगा पॉजिटिव, और रिएक्शन कैसी होगी एंडोथर्मिक। ये वाला कंसेप्ट तो हमारा सेम ही रहेगा। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक, और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर रिएक्टेंट से कम है, यहाँ पे होती है एनर्जी, यहाँ पे होती, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती कम, रिएक्टेंट की ज़्यादा, तो डेल्टा एच नेगेटिव होता और प्रोसेस होती एक्सोथर्मिक। प्रोसेस होती एक्सोथर्मिक क्योंकि डेल्टा एच क्या है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। डेल्टा एच क्या है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे होती तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती, कम में से जब एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो घटाएंगे, जब जो ज़्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी माइनस। जब डेल्टा एच की वैल्यू माइनस है तो रिएक्शन हमारी पूरी एक्सोथर्मिक होगी। तो ये हमने देखा कि जब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उस पूरी प्रोसेस के अंदर हमारी एनर्जी कैसे चेंज होती है। तो यही हमने आज इस टॉपिक में डिस्कस करना था।